नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार। साथियों, हमारा टॉपिक चल रहा था रैपिड रिवीजन फॉर आरएस मेंस 2025। दोस्तों, आरएस 2025 के लिए जो जून में एग्ज़ाम होने जा रही है, उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो पार्ट है, यानी पेपर थर्ड के अंदर यूनिट सेकंड में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट संबंधी जो पार्ट है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और उसमें कुछ पिछली क्लासों में हमने सिलेबस का कुछ पार्ट हमने पढ़ लिया था। तो जो पार्ट हमने पढ़ लिया है, उसके अलावा हम लोग अगले टॉपिक पे चल रहे हैं। यानी हमारा फिलहाल में जो टॉपिक चल रहा था पिछली क्लास में, वो टॉपिक चल रहा था लोक प्रशासन के प्रति अधिगम। लोक प्रशासन के प्रति अधिगम हमारा टॉपिक चल रहा था, लोक प्रशासन के प्रति अधिगम। दोस्तों, अधिगम को पढ़ते हुए हम लोगों ने कई सारी टॉपिक्स को हमने पढ़ लिया, बहुत सारे उपागम को हमने पढ़ लिया था। आपको याद होगा, हमने सबसे पहले दार्शनिक उपागम को पढ़ा था। दार्शनिक उपागम को हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने कानूनी उपागम को भी पढ़ लिया था। कानूनी उपागम को पढ़ लिया था। तीसरे नंबर पे हम लोगों ने ऐतिहासिक उपागम को भी अध्ययन कर लिया था। और उसके बाद हमने केस स्टडी मेथड को भी हमने जान लिया था। केस स्टडी उपागम या अधिगम को हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत यानी टेलर के बारे में भी हमने जान लिया था। टेलरवाद के बारे में भी हमने जान लिया था। वैज्ञानिक प्रबंध के संबंध में हमने जान लिया था। उसके बाद हम लोगों ने शास्त्रीय विचारधारा की बात कर ली थी। शास्त्रीय विचारधारा से संबंधित जो भी विचारक हैं, उन सभी विचारकों की चर्चा हमने कर ली थी, उनकी आलोचना भी कर ली थी। अब उसके बाद हम दो महत्वपूर्ण उपागम को हम पढ़ेंगे। और दो महत्वपूर्ण उपागमों में से सबसे पहला उपागम, शास्त्रीय उपागम की कमियों को दूर करने के लिए एक उपागम आता है, एक विचारधारा आती है, एक सिद्धांत आता है, जिसको कहते हैं मानव संबंध उपागम। मानव संबंध उपागम या अप्रोच या थ्योरी या अधिगम, कुछ भी कहिए, मानव संबंध उपागम। मानव संबंध उपागम को ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के नाम से जाना जाता है। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच या ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। दोस्तों, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच या थ्योरी क्या है, इसको शास्त्रीय विचारधारा से लिंक करते हुए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर नेक्स्ट विचारधारा की चर्चा जो हम करने जा रहे हैं, वो है मानव संबंध उपागम। तो यहाँ हम नेक्स्ट पेज पर लेते हैं इसको। और मानव संबंध उपागम के अंदर हम एक प्रमुख विचारक है, जिसे हम एल्टन मेयो के नाम से जानते हैं। एल्टन मेयो नाम के विचारक को हमें पढ़ना है। तो एल्टन मेयो ने क्या क्या किया, कैसे कैसे क्या क्या हुआ, वो सारी बातें मैं एक फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको बताता हूँ। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के बारे में भी बताऊँगा आपको। एल्टन मेयो का थोड़ा सा हम शॉर्ट में परिचय पढ़ेंगे। परिचय पढ़ने के बाद हम एल्टन मेयो के द्वारा जो एक प्रथम जांच या फर्स्ट इंक्वायरी जो की गई थी, प्रथम जांच, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और प्रथम जांच करने के पश्चात इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट किए थे, जिनको हॉथॉर्न प्रयोग के नाम से जाना जाता है। हॉथॉर्न प्रयोग। हॉथॉर्न प्रयोग दोस्तों 1924 से लेकर 1932 तक एल्टन मेयो और उसके साथियों के द्वारा किए गए। ये हॉथॉर्न प्रयोगों में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इन्होंने किए थे, विभिन्न विचारकों ने, हॉथॉर्न, एल्टन मेयो और उसके साथियों ने। जैसे ग्रेट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, जिसको महान प्रकाश प्रयोग के नाम से जाना जाता है। महान प्रकाश प्रयोग, महान प्रकाश प्रयोग के नाम से इसे जाना जाता है। 1924 से लेकर के 1927 तक ये एक्सपेरिमेंट किए गए थे। फिर इसके बाद एक दूसरा एक्सपेरिमेंट हुआ था, जिसका नाम था रिले असेंबली प्रयोग। रिले असेंबली प्रयोग। रिले असेंबली प्रयोग 1927 में एल्टन मेयो और उसके साथियों ने किए थे। इसके बाद तीसरा जो एक्सपेरिमेंट था, वो है व्यापक साक्षात्कार। व्यापक साक्षात्कार, ये 1928 से लेकर के 1931 तक ये एक्सपेरिमेंट किए गए थे। और लास्ट में
जो महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग हुए थे वो थे बैंक वायरिंग प्रयोग। बैंक वायरिंग प्रयोग, बैंक वायरिंग प्रयोग 1931 से लेकर के 1932 तक किए गए थे। साथियों, इस एल्टन मेयो के हाथोन प्रयोगों के कुछ निष्कर्ष निकले थे, उन निष्कर्षों की भी हम चर्चा करेंगे। तो निष्कर्ष मेनली जो 3 निष्कर्ष यहाँ पर प्रमुख रूप से थे, एक तो संगठन में व्यक्ति के महत्व को या व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक पहलू को पहचाना गया, इसमें सहभागी प्रबंधन को भी महत्व दिया गया, सहभागी प्रबंधन के महत्व को उजागर किया गया, और सहभागी प्रबंधन के पश्चात और सबसे महत्वपूर्ण जो निष्कर्ष था, सबसे महत्वपूर्ण जो खोज थी वो थी अनौपचारिक संगठनों की खोज। अनौपचारिक संगठनों की खोज। और लास्ट में हम बात करेंगे आलोचना, ओवरऑल आलोचना करेंगे। दोस्तों, ये फ्लो चार्ट के माध्यम से मैं ह्यूमन रिलेशन थ्योरी को समझाना चाह रहा हूँ, मानव संबंध उपागम को समझाना चाह रहा हूँ। मानव संबंध उपागम को समझाने के संबंध में हम लोग एल्टन मेयो, एक अमेरिकी विचारक हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या घटनाएं घटित हुई, जिनके परिणाम स्वरूप जो है शास्त्रीय विचारधारा की कमियों को दूर करते हुए मानव संबंध विचारधारा का जन्म हुआ। संगठन को जो मशीनी अवधारणा शास्त्रीय विचारधारा मानती थी, उसको मशीनी अवधारणा के बजाय उसको एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखा गया। इन सब चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले परिचय की बात करें दोस्तों, परिचय में सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि ये एक इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट थे, इंडस्ट्रियल औद्योगिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने काम किया था। हालांकि इनका जन्म जो है ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड शहर में हुआ, वहीं से इनकी पढ़ाई लिखाई हुई और वहाँ इन्होंने औद्योगिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में अपना डिग्री जो शोध कार्य वो किया। ये एक तरह से साइकेट्रिक थे और इन्होंने मनोवैज्ञानिक तरीके से उद्योगों की समस्याओं का समाधान किया, यानी उद्योगों की जो समस्याएं होती थी उनके मनोवैज्ञानिक पहलुओं का अध्ययन करके उनकी जो समस्याओं का, जो झगड़े होते थे, जो उत्पादन कम होता था, उन या कर्मचारियों का मोटिवेशन को कैसे बढ़ाया जाए, उन सब चीज़ों पे इन्होंने काम किया था। तो एल्टन मेयो के साथी, इनके साथी थे रॉथलिसबर्गर, डिक्सन, व्हाइटहेड, नॉर्थ व्हाइट, ये कई सारे लोग इनके साथी थे जो इनके साथ में टीम के रूप में काम करते थे। ये इनकी अध्ययन पद्धति को क्लिनिकल मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? क्लिनिकल मेथड। दोस्तों, इनकी अध्ययन पद्धति को हम क्लिनिकल मेथड कहते हैं। क्लिनिकल मेथड का मतलब हुआ दोस्तों चिकित्सकीय पद्धति या रोग जांच अध्ययन पद्धति। क्लिनिकल मेथड कहा जाता है, रोग जांच अध्ययन पद्धति कहा जाता है। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है रोग जांच अध्ययन पद्धति से क्या तात्पर्य है या चिकित्सकीय अध्ययन पद्धति से क्या तात्पर्य है, तो आपको बताना है कि एल्टन मेयो और उसके साथियों के द्वारा औद्योगिक जगत में, औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं का मनोवैज्ञानिक समाधान किया जाता था। ये उद्योगों में जाके उद्योगों की समस्याओं का पता लगा करके उनका मनोवैज्ञानिक समाधान करते थे। इनकी इस अध्ययन पद्धति को एल्टन मेयो के साथियों की अध्ययन पद्धति को हम रोग जांच अध्ययन पद्धति या चिकित्सकीय अध्ययन पद्धति के नाम से जानते हैं, जाना जाता है। ये इनकी चिकित्सकीय अध्ययन पद्धति कहलाती है। एल्टन मेयो को मानव संबंध उपागम का जनक माना जाता है। एल्टन मेयो को मानव संबंध उपागम का जनक माना जाता है। जनक क्यों माना जाता है? क्योंकि पहला विचारक है जिसने मानव संबंधों के महत्व को उजागर किया। इन्होंने पहली बार संगठन के अंदर काम करने वाले कर्मचारियों के बारे में बताया कि संगठन में कर्मचारी अकेला नहीं होता, एक दूसरे से कटा हुआ या आर्थिक प्राणी नहीं होता, बल्कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्राणी होता है। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि शास्त्रीय विचारक क्या मानते थे कि संगठन एक मशीन की तरह है और संगठन में काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं ये मशीन के पुर्जे की तरह होते हैं। ये एक दूसरे से अलग थलग अकेले अणु के रूप में होते हैं, कोई किसी के लिए जुड़ा हुआ नहीं होता, कोई किसी के लिए काम नहीं करता, सब के सब अपने निजी हितों से संचालित होते, सब आर्थिक मनुष्य होते हैं। यहाँ पर इसने आर्थिक मनुष्य की अवधारणा का खंडन किया और सामाजिक मनोवैज्ञानिक अवधारणा का समर्थन किया। यानी इन्होंने अपने अध्ययन में आर्थिक
सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया, उपागम को अपनाया। तो दोस्तों यहाँ आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक पहलू जो हैं इनके बारे में चर्चा करते हैं। इन्होंने संगठन में कर्मचारियों को ये माना कि संगठन में काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं ये आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इनके आपस में समूह बन जाते हैं, अनौपचारिक संबंध बन जाते हैं, अनौपचारिक संबंधों के आधार पर अनौपचारिक समूह बना लेते हैं। और ये जो अनौपचारिक समूह हैं, ये अनौपचारिक समूह आपस में व्यवहार के आधार पर जुड़े हुए संबंध होते हैं। इन अनौपचारिक समूहों के आधार पर जो अनौपचारिक संगठन बनते हैं उनके सदस्य के रूप में ये प्रतिक्रिया देते हैं। यानी संगठन ये मशीन नहीं है बल्कि सामाजिक संबंधों का एक ताना बाना है। सामाजिक संबंधों के आधार पर विभिन्न पदाधिकारी आपस में जो जुड़े हुए हैं, इन सामाजिक व्यवस्था के रूप में इन्होंने इस संगठन को देखा। इन्होंने कहा कि संगठन में काम करने वाले कर्मचारी मशीन के पुर्जे नहीं है, अलग थलग नहीं है, केवल सेल्फिश नहीं है, ये केवल अपने हितों से ही संचालित नहीं होते बल्कि आपसी संबंधों से भी प्रभावित होते हैं। यानी व्यक्ति जो है अनौपचारिक समूह के सदस्य के रूप में अपनी प्रतिक्रिया देता है। यहीं से मानव संबंध उपागम की शुरुआत होती है, मानव संबंध उपागम का जन्म होता है। इसलिए ये बात बताने वाला पहला विचारक जो है एल्टन म्यू है। एल्टन म्यू को मानव संबंध उपागम का जनक या पिता माना जाता है। फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन थ्योरी या अप्रोच किसको कहा जाता है? एल्टन म्यू को कहा जाता है। दोस्तों एल्टन म्यू की अध्ययन पद्धति, रोग जांच अध्ययन पद्धति या चिकित्सकीय अध्ययन पद्धति या क्लिनिकल मेथड, आपको जो भी नाम दे उस नाम से आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों मानव संबंध उपागम को नव शास्त्रीय विचारधारा भी कहते हैं, न्यू क्लासिकल थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि शास्त्रीय विचारधारा की जो कमियां थी, परंपरागत विचारधारा की जो कमियां थी उनको दूर किया, उनको उजागर करते हुए उनको कमियों को दूर करने का काम किसने किया? वो एल्टन म्यू ने किया, मानव संबंध विचारधारा के अंतर्गत किया। इसलिए इस मानव संबंध विचारधारा को शास्त्रीय विचारधारा का सुधार के रूप में, रिफॉर्म के रूप में देखा जाता है, रिफॉर्म के रूप में इसको समझा जाता है। और रिफॉर्म का मतलब हुआ कि मानव संबंध विचारधारा जो है नव शास्त्रीय विचारधारा के नाम से भी जानी जाती है। नव संबंध विचारधारा नव शास्त्रीय विचारधारा के रूप में, नव शास्त्रीय विचारधारा न्यू क्लासिकल थ्योरी के रूप में भी ये जानी जाती है। दोस्तों हम लोग चर्चा करें, ये तो मैंने कुछ परिचय संबंधी बातें की। अब हम बात करते हैं प्रथम जांच। प्रथम जांच एल्टन म्यू और उसके साथियों ने, ये मैंने आपको बताया था कि इनकी अध्ययन पद्धति को क्लिनिकल मेथड कहते हैं। और क्लिनिकल मेथड के संबंध में एक और बात मैंने आपको बताई कि ये उद्योगों में जाकर के उद्योगों की समस्याओं का पता लगाते थे, उनका मनोवैज्ञानिक समाधान ढूंढते थे। तो यहाँ पर हम ये बात जानने की कोशिश करें कि ये उद्योगों में जाके समाधान कैसे ढूंढते थे। देखिए इसका एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। सबसे पहले इन्होंने अमेरिका का फिलाडेल्फिया शहर है, उस फिलाडेल्फिया शहर के सूती वस्त्र मिल के अंदर इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से उसमें सूती वस्त्र मिल जो थी उसकी समस्या का पता लगाया, उसका समाधान किया, जिसे फर्स्ट इंक्वायरी के नाम से जाना जाता है, प्रथम जांच के नाम से जाना जाता है। 1923 में ये किया गया था। इसे फर्स्ट इंक्वायरी, प्रथम जांच कहते हैं। एक्चुअल में हुआ क्या कि इस सूती वस्त्र मिल के अंदर कर्मचारियों की छोड़ के जाने वालों की संख्या जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। कर्मचारियों को छोड़ के जाने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। कर्मचारी जो हैं आते थे नौकरी में, कंपनी को ज्वाइन करते थे, कुछ दिन काम करते फिर उसको छोड़ के चले जाते थे। तो इस समस्या से बड़ा परेशान था कि ड्रॉप आउट रेट जो थी कंपनी को छोड़ के जाने वाले कर्मचारियों की वो बहुत ज़्यादा थी। इससे प्रभावित होकर के, इससे परेशान होकर के जो मालिक थे कंपनी के, वो एल्टन म्यू के पास गए और एल्टन म्यू के पास जाकर के उन्होंने उसका समाधान ढूंढने के लिए कहा। एल्टन म्यू उसके साथी कंपनी में आकर के उन्होंने जांच की, पता लगाया कि कंपनी के अंदर जो कर्मचारी थे उनको खड़े खड़े काम करना पड़ता था, मशीनों की गड़गड़ाहट होती थी, उनको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता था, पैरों में सूजन आ जाती थी, ये कई सारी समस्याएं थी। वो पूरी एक कहानी है जो मैं जब डिटेल से क्लास होती है तो वहाँ पर पूरी वो कहानी बताता हूँ कैसे क्या हुआ था। लेकिन अभी शॉर्ट में हम इतना जान लें
कि उनकी फिजिकल यानी इस कंपनी के अंदर काम करने की भौतिक दशाएं जो थी, भौतिक कार्य दशाएं अच्छी नहीं थी। खड़े खड़े काम करना पड़ता था, रेस्ट कम होता था, एनर्जी लॉस होता था, ध्वनि प्रदूषण बहुत था, जिसके कारण कर्मचारियों में चिड़चिड़ापन था, पैरों में सूजन आ जाती थी। इन समस्याओं से परेशान होकर के कंपनी को छोड़ के चले जाते थे कर्मचारी, जैसे ही बेटर ऑप्शन मिलता था छोड़ जाते थे। लेकिन इन्होंने रेस्ट की तरीके, काम करने के तरीके में बदलाव किया, रेस्ट देने के सिस्टम में बदलाव किया, एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह खाने पीने की व्यवस्था करवा करके इस समस्या का समाधान करवाया। यानी भौतिक दशाओं में सुधार करवा करके जो कंपनी की समस्या थी उसका समाधान करवाया था। तो इस समाधान को जो पहला जो अध्ययन किया था, ये प्रथम जांच के नाम से, फर्स्ट इंक्वायरी के नाम से जाना जाता है। फिलाडेल्फिया के अंदर 1923 में किया गया था ये। दोस्तों, अभी तक एल्टन म्योर कोई नई जांच या नई उपागम या नए सिद्धांत नहीं देता है। उसको जो नया सिद्धांत मानव संबंध विचारधारा का जो जन्म होता है वो हॉथॉर्न प्रयोग के अंदर होता है। अमेरिका में शिकागो के पास एक हॉथॉर्न नामक कस्बे में वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी का एक संयंत्र था। वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी का संयंत्र था। उस संयंत्र में 1924 से लेकर 1932 तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और उन एक्सपेरिमेंटों में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट उन्होंने लंबे समय तक किए। इन एक्सपेरिमेंटों के माध्यम से ही सही अर्थों में पता लगा कि एक्चुअल में ये मानव संबंध विचारधारा का जन्म जो हुआ वो इस हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंटों के रिजल्ट के परिणाम स्वरूप ही हुआ। तो यहाँ पर सबसे पहला एक्सपेरिमेंट महान प्रकाश प्रयोग किया। महान प्रकाश प्रयोग का मतलब हुआ कि इन्होंने 2 कमरे में अलग अलग कर्मचारियों से काम करवाया। पहले कमरे के अंदर लाइट का फ्लक्चुएशन रखा, दूसरे कमरे में स्थिर प्रकाश रखा और लंबे समय तक 5-5, 6-6 कर्मचारियों को बदल बदल के दोनों कमरों में काम करवाया और काम करवा करके ये पता लगाया कि प्रकाश की तीव्रता का व्यक्ति के काम पर क्या प्रभाव पड़ता है। और निष्कर्ष ये निकला कि एक निश्चित सीमा के पश्चात काम पर प्रकाश की तीव्रता का या प्रकाश की मात्रा का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी भौतिक दशाएं एक सीमित स्तर के बाद काम करने के व्यवहार पर कोई प्रभाव नहीं डालती है, कर्मचारियों के कार्य व्यवहार पर कोई प्रभाव नहीं डालती हैं। दोस्तों, जब इसमें प्रकाश की तीव्रता का अध्ययन किया, दूसरे में काम की अन्य भौतिक दशाओं का अध्ययन किया कि कार्य करने की भौतिक दशाओं का भी अध्ययन करने का प्रयास किया रिले असेंबली प्रयोग के अंदर। और इसके निष्कर्ष भी ये निकले कि एक निश्चित सीमा के पश्चात काम के ऊपर या कार्य व्यवहार पर किसी प्रकार का भौतिक दशाओं का प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पर जब इन चीज़ों में ये दोनों ही एक्सपेरिमेंट में ये पता लगा कि काम की प्रक्रिया पर, कार्य व्यवहार पर भौतिक दशाओं का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसके बाद में समस्या जब पकड़ में नहीं आई कि आखिरकार उत्पादन सीमित क्यों हो रहा था, कहाँ उत्पादन ज़्यादा होना चाहिए था, संभावनाएं ज़्यादा थी लेकिन एक लेवल से ऊपर उत्पादन होना बंद हो गया जबकि संभावनाएं मौजूद थी। तो यहाँ पर इन सब दोनों एक्सपेरिमेंटों में ये बात पता लगी कि काम की भौतिक दशाओं का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। ये पता लगने के बाद में एक तीसरा एक्सपेरिमेंट किया, व्यापक साक्षात्कार। यानी समस्या का सही पता लगाने के लिए व्यापक साक्षात्कार यानी कर्मचारियों के साक्षात्कार लिए गए, इंटरव्यू लिए गए और उनसे विभिन्न तरह के क्वेश्चन पूछे गए और क्वेश्चन पूछ करके ये पता लगाया गया कि व्यापक साक्षात्कार के माध्यम से ये पता लगाया गया कि कर्मचारी किन किन कारकों से प्रभावित होते हैं। तो पहली बात तो यहाँ पे महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकले। पहला महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकला कि कर्मचारी मशीन का पुर्जा नहीं होता बल्कि एक मनोवैज्ञानिक भावनात्मक प्राणी होता है, व्यक्ति होता है, इंसान होता है, मशीन का पुर्जा नहीं होता। उसका कार्य व्यवहार जो है बहुत सारे कारकों से, बहुत सारे मोटिवेटिंग फैक्टर होते हैं जिनसे प्रभावित होता है। तो सबसे पहला तो निष्कर्ष ये निकला कि व्यक्ति एक इमोशनल, भावनात्मक, साइकोलॉजिकल प्राणी होता है, मशीन का पुर्जा नहीं होता, केवल पैसे के लिए ही काम नहीं करता। उसके व्यवहार को प्रभावित करने वाले और भी बहुत सारे कारक होते हैं जिनको पढ़ना समझना बहुत मुश्किल है। यानी एक मनुष्य एक जटिल प्राणी होता, मशीन का पुर्जा नहीं होता। यानी इस एक्सपेरिमेंट में संगठन में व्यक्ति की गरिमा को वापस से स्थापित किया गया। जहां शास्त्रीय विचारकों ने व्यक्ति की गरिमा को नजरअंदाज कर दिया था, व्यक्ति की गरिमा को नहीं पहचाना था, उन्होंने मनुष्य को मशीन का पुर्जा घोषित कर दिया था
वहाँ पर इन्होंने मनुष्य को मनुष्य वापस से स्थापित किया, मनुष्य की गरिमा को यहाँ पे स्थापित किया। वहीं दूसरा जो एक्सपेरिमेंट था व्यापक साक्षात्कार, व्यापक साक्षात्कार के अंदर दूसरा जो एक और निष्कर्ष निकला था, वो निष्कर्ष ये था कि अधीनस्थों से अगर सलाह ले ली जाए, संगठन के अंदर संगठन में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, जैसे उच्च लेवल पे ये अधिकारी हैं, उच्च लेवल पे ये अधिकारी हैं, ये प्रबंधकीय गतिविधियां करते हैं, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, बजटिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग, ये सारे के सारे काम ऊपर वाले करते हैं। ये उच्च अधिकारी अपने कामों को करते समय, प्रबंधकीय एक्टिविटीज को करते समय, प्रबंधकीय गतिविधियों को करते समय नीचे वाले कर्मचारियों से भी सलाह ले लेते हैं। चाहे सलाह माने या नहीं माने एक अलग बात है, लेकिन नीचे वालों से सलाह लेकर के काम करते हैं। तो इससे संगठन में कर्मचारी और अधिकारियों के बीच में विश्वास पैदा होता है, संगठन के प्रति लगाव उत्पन्न होता है, एक समूह भावना से काम होता है। यानी ये संगठन के उत्पादन को बढ़ाने में मददगार होता है। इसी को सहभागी प्रबंधन कहा गया। जहां शास्त्रीय विचारकों ने सहभागी प्रबंधन पर ध्यान नहीं दिया, ये सहभागी प्रबंधन का समर्थन करते हैं, कहते हैं कि संगठन में सहभागी प्रबंधन महत्वपूर्ण होता है, सहभागी प्रबंधन के आधार पर काम किया जाना चाहिए। इसी एक्सपेरिमेंट के अंदर एक बात और पता लगी, क्योंकि शास्त्रीय विचारक अभी तक क्या कहते थे, शास्त्रीय विचारक ये मानते थे कि संगठन की अंदर की कार्य दशाएं, भौतिक दशाएं ही संगठन के कर्मचारियों के कामकाज को प्रभावित करती हैं, बाहर की परिस्थितियों का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये कहते थे। यानी इन्होंने संगठन को बंद व्यवस्था माना था। जबकि यहाँ पर पता लगा, व्यापक साक्षात्कार में पता लगा कि संगठन से बाहर की परिस्थितियां, संगठन से बाहर की उनकी सामाजिक पारिवारिक परिस्थितियां, कर्मचारियों की सामाजिक पारिवारिक परिस्थितियां भी अंदर संगठन के अंदर कर्मचारियों के व्यवहार को प्रभावित करती हैं। मतलब संगठन एक बंद व्यवस्था नहीं है, बल्कि खुली व्यवस्था है। ये सारी बातें मुझे भी थोड़ा सा पढ़ाने में थोड़ा सा मुश्किल पैदा हो रही है, क्योंकि मैं हर चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। मैं आपको जब डिटेल से पढ़ाता हूँ तो उस समय हर एक चीज़ को एक एग्जाम्पल के साथ में सेट करके एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आए। लेकिन हमारे पास रैपिड रिवीजन की क्लासेज हैं, फास्ट रिवीजन क्लासेज हैं, वो एग्जाम्पल्स मैं यहाँ नहीं दे सकता, इसलिए हमको थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग भी जो है इसको पढ़ चुके हैं, आपको इस चीज़ की समझ है, इसलिए मैं रिवीजन क्लास के रूप में थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ और बहुत सारे एग्जाम्पल्स को क्विट कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल्स में जाएंगे तो हम बहुत लंबे समय तक एक ही टॉपिक चल जाएगा। इस टॉपिक को अकेले को ही पढ़ाने के लिए मैं 3 से 4 घंटे का टाइम लेता हूँ। कौन सा? एल्टन म्यू को 3 से 4 घंटे समझाने में लगते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी एग्जाम्पल्स और बारीकियों की चर्चा हम यहाँ पे करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सहभागी प्रबंधन की अवधारणा का भी समर्थन किया गया। सहभागी प्रबंधन, एक तो कर्मचारी के मनुष्यत्व वाले पहलू पर या मानवीय पहलू को महत्व दिया गया। दूसरा, सहभागी प्रबंधन की अवधारणा को भी महत्व दिया गया। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकला था, उसका नाम था अनौपचारिक संगठन की खोज होना। अनौपचारिक संगठन की खोज, ये जो अनौपचारिक संगठनों की खोज है, ये सबसे महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट थे। कौन से? बैंक वायरिंग प्रयोग इसमें हुए थे, बैंक वायरिंग प्रयोग के अंतर्गत किए गए। लेकिन बैंक वायरिंग प्रयोग से पहले मैं आपको बता रहा था कि संगठन से बाहर की गतिविधियां, उनकी पारिवारिक गतिविधियां जो होती हैं कर्मचारियों की, संगठन से बाहर की पारिवारिक सामाजिक जो परिस्थितियां होती हैं, उन परिस्थितियों से संगठन में कर्मचारियों का कार्य व्यवहार प्रभावित होता था, उनका उत्पादन प्रभावित होता था। ये बात एल्टन म्यू और उसके साथियों के लिए दिन में सपना देखने के समान थी। इसको दिवा स्वप्न कहा गया। क्या कहा गया? दिवा स्वप्न कहा गया। तो दोस्तों, संगठन में कर्मचारियों के कार्य व्यवहार को, कर्मचारियों की जो पारिवारिक घटनाएं या सामाजिक घटनाएं या राजनीतिक घटनाएं जो संगठन से बाहर घटित होती हैं, उनका भी प्रभाव पड़ता है। इसी बात को उन्होंने, एल्टन म्यू और उसके साथियों ने क्या कहा? इसी को उन्होंने दिवा स्वप्न या दिन में सपना देखने के समान बताया था। तो दोस्तों, यहाँ पर ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी कि दिवा स्वप्न क्या होता है। एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जा सकता है, दिवा स्वप्न से क्या तात्पर्य है, ये दिन में सपना देखने के समान किस घटना को एल्टन म्यू ने कहा। तो
ये बात हम बता सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट जो हुआ था वो कौन सा था? बैंक वायरिंग प्रयोग। बैंक वायरिंग प्रयोग कक्ष के अंदर जो प्रयोग किए गए, उसका महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये निकला दोस्तों कि संगठन के अंदर, जैसा कि थोड़ा सा अपन क्लियर ले लेते हैं दोबारा से इसको, संगठन के अंदर बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी काम करते हैं। ये सारे के सारे अधिकारी कर्मचारी, अभी तक शास्त्रीय विचारक मानते थे कि अधिकारी और कर्मचारी जो होते हैं ये सेल्फिश होते हैं, निजी हितों से संचालित होते हैं, कोई किसी के लिए काम नहीं करता, अकेले आर्थिक प्राणी के रूप में ये प्रतिक्रिया देते हैं। जबकि यहाँ पर पता लगा, यहाँ पर एक बात समझ में आई दोस्तों, और वो क्या समझ में आई कि संगठन में काम करते करते कर्मचारियों के आपसी व्यवहार के आधार पे एक अनौपचारिक ग्रुप बन जाते हैं, अनौपचारिक समूह बन जाते हैं। और ये जो समूह हैं, ये समूह अपने अपने हिसाब से अपना समूह का एक नेता बना लेते हैं। एक डोमिनेंट पर्सन जो होता है वो अपने हिसाब से एक नेता चुन लेते हैं, इनडायरेक्ट रूप से, अनौपचारिक रूप से। और ये लोग उस नेता के निर्देशन में काम करते हैं, अनौपचारिक रूप से समूह के रूप में काम करते हैं। ये अपने अपने अनौपचारिक काम करने के मानदंड तय कर लेते हैं। उन मानदंडों से ऊपर कोई काम नहीं कर सकता। अपने समूह का सदस्य अपने समूह के मानदंडों से ऊपर या नीचे काम नहीं कर सकता। अगर किसी व्यक्ति ने अपने समूह के मानदंडों से ऊपर काम किया, ज़्यादा काम किया, तो उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता था। उसको कमेंट में रेट बूस्टर कहा जाता था, दर को बढ़ाने वाला। और अगर किसी व्यक्ति ने उत्पादन को सीमित रखता था या जो मानदंड तय किया अपने अपने ग्रुप के, उन मानदंडों से नीचे कोई उत्पादन करता था तो उसको चेजलर कहा जाता था, दर को घटाने वाला। उसका भी सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता था। तीसरी बात, अगर किसी ने अपने समूह की बातों को सुपरवाइजर को या किसी और व्यक्ति को बता दिया तो उसको स्क्यूलर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? स्क्यूलर। तो तीन शब्द आए दोस्तों, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चेजलर, दर को बढ़ाने वाला, दर को घटाने वाला, रेट बूस्टर, दर को बढ़ाने वाला, और स्क्यूलर। और स्क्यूलर मतलब चुगली करने वाला, जो अपने ग्रुप की बातों को शेयर कर दे, किसी दूसरे को बता दे, उसको हम क्या कहते थे? स्क्यूलर कहते थे। तो यहाँ पर चेजलर, रेट बूस्टर, स्क्यूलर नाम से संबोधित किया जाता था। ये जो है सामाजिक संबंधों के आधार पे छोटे छोटे अनौपचारिक समूहों के महत्व को दर्शा रहा है। ये बात कि इनके पास लालच भी है, ज़्यादा काम करने के लिए लालच है। इनको पीछे सिस्टम के आधार पर वेतन भी दिया जा सकता है या ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन सामाजिक संबंधों की वजह से, अनौपचारिक पहलुओं की वजह से, अनौपचारिक संगठन के मानदंडों को फॉलो करने की वजह से, ये सामाजिक प्राणी होने की वजह से, ये चाहकर की भी उत्पादन को बढ़ा नहीं सकते थे, क्योंकि उससे मानदंडों का उल्लंघन हो जाता, अनौपचारिक समूह के मानदंडों का उल्लंघन हो जाता, उनको सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता, उनको रेट बूस्टर या चेजलर या स्क्यूलर जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता था। और इन शब्दों से बचने के लिए ही कर्मचारी जो है उत्पादन को सीमित रखता था। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह आई कि औपचारिक संगठन के अंदर कर्मचारी जो होते हैं वो अनौपचारिक समूह के सदस्य के रूप में व्यवहार करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं। व्यक्ति जो है अकेला प्राणी नहीं होता, कटा हुआ प्राणी नहीं होता, कंप्लीट सेल्फिश नहीं होता। व्यक्ति एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्राणी होता है। वो आर्थिक पहलुओं को भी महत्व देता है, लेकिन साथ में सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलू भी महत्वपूर्ण होते हैं, इस बात पर फोकस करता है। दोस्तों, यहाँ से ही मानवीय व्यवहार की शुरुआत होती है, यहीं से प्रारंभिक व्यवहारवादी विचारधारा की शुरुआत होती है। इसलिए मानव संबंध विचारधारा को प्रारंभिक व्यवहारवादी विचारधारा कहते हैं। मानवीय व्यवहार का अध्ययन करना इसी विचारधारा में शुरू किया गया, मानवीय पहलू को महत्व दिया गया। तो यहाँ पर एल्टन मेयो को पहला प्रारंभिक व्यवहारवादी विचारक माना जाता है, और मानव संबंध विचारधारा को प्रारंभिक व्यवहारवादी विचारधारा भी कहते हैं। चूंकि ये शास्त्रीय विचारधारा पे सुधार है, इसलिए इसे नवशास्त्रीय विचारधारा भी कहा जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण खोज हुई वो कौन सी खोज हुई? अनौपचारिक संगठन की खोज। यानी औपचारिक संगठन की सफलता और असफलता अनौपचारिक संगठनों पर निर्भर करती है। अतः संगठन में काम करने वाले अदृश्य अनौपचारिक संगठनों की खोज की जानी चाहिए,
उनको महत्व देके, उनको टारगेट दे करके, उनको सामूहिक रूप से टारगेट दे करके और उनसे उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास करवाना चाहिए। ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण खोज थी। यहीं से मानव संबंध विचारधारा का जन्म होता है कि संगठन में कर्मचारी अकेला या कटा हुआ अकेले अणु या परमाणु के रूप में नहीं होता, भीड़ परिकल्पना का यहाँ खंडन होता है और सामाजिक व्यवस्था, संगठन एक सामाजिक व्यवस्था है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इस अवधारणा का समर्थन होता है। यहीं से मानव संबंध विचारधारा का जन्म होता है। तो दोस्तों, ये मोटे तौर पे मैंने आपको एल्टन मेयो और मानव संबंध विचारधारा के संबंध में चीज़ों को समझाया है, बातों को समझाया है। दोस्तों, नेक्स्ट लास्ट टॉपिक पे बात कर लें, आलोचना। और आलोचना के अंदर यहाँ पे हम बात करें आलोचना के अंदर कि जो बहुत सारे विचारक थे जिन्होंने इसकी आलोचना भी की है। आलोचना में ये कहा कि पहली बात तो कि इन्होंने मानवीय व्यवहार का व्यापक अध्ययन नहीं किया, सूक्ष्म अध्ययन नहीं किया, केवल आपसी संबंधों वाले पहलू पे ही ज़्यादा ध्यान दिया, जबकि मानवीय व्यवहार को मोटिवेशन संबंधी बहुत सारे पहलू होते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक, भौगोलिक, मनोवैज्ञानिक, बहुत सारे पहलू होते हैं। आप जितना मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करेंगे, सूक्ष्म वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे, उतने ही आपको पहलू पता लग जाएंगे। जैसा कि व्यापक रूप से अध्ययन इन्होंने नहीं किया, इन्होंने केवल आपसी संबंधों वाले पहलू पे ही ज़्यादा ध्यान दिया। व्यापक अध्ययन व्यवहारवादी विचारधारा में होता है, इसलिए व्यवहारवादी विचारधारा को हम मानव संबंध विचारधारा का सुधारात्मक स्वरूप के देखते हैं, या नव मानव संबंध विचारधारा भी नव मानव संबंध विचारधारा भी हम किसको कहते हैं? व्यवहारवादी विचारधारा को कहते हैं। तो व्यवहारवादी विचारधारा की जब हम चर्चा करेंगे तब हम उस पर बात कर लेंगे। दोस्तों, दूसरी आलोचना एल्टन मेयो के वैज्ञानिक के निष्कर्ष जो थे, एल्टन मेयो और उसके साथियों के जो निष्कर्ष थे हॉथॉर्न प्रयोगों के अंदर, उनको वैज्ञानिक नहीं माना गया। क्या नहीं माना गया? वैज्ञानिक नहीं माना गया। क्यों नहीं माना गया वैज्ञानिक? क्योंकि एल्टन मेयो और उसके साथियों ने एक ही कंपनी के अंदर एक्सपेरिमेंट किए, कुछ ही कर्मचारियों पे किए और उनमें सार्वजनिकता का अभाव था, इसलिए इनको वैज्ञानिक नहीं माना जा सकता। एल्टन मेयो का और इसके साथियों के जो निष्कर्ष थे, मानव संबंध विचारधारा जो थी, इसका विरोध ट्रेड यूनियनों के नेताओं ने भी किया, ऑटो बक्स मजदूर यूनियन के नेताओं ने भी इसका विरोध किया और इनको गाय समाजशास्त्री का, मतलब इनके निष्कर्षों में बहुत ज़्यादा दम नहीं है, अवैज्ञानिक है, तार्किक नहीं है, अनिवार्य सार्वभौमिकता इनमें नहीं पाई जाती है। आर्थिक पहलू की अवहेलना करने के आधार पर पीटर ड्रकर ने इनकी आलोचना की है। आर्थिक पहलू, यानी ये मानव संबंधों पर बहुत जोर देते हैं जबकि आर्थिक पहलू को नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि आर्थिक पहलू बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस बात को लेकर के पीटर ड्रकर ने इनकी आलोचना की है। अमिताई एडजोनी ने कहा कि ये और भी बहुत सारे पहलू हो सकते हैं मानवीय व्यवहार के, उन पर ध्यान नहीं देते, व्यापक अध्ययन नहीं करते मानवीय व्यवहार का, ये केवल आपसी संबंधों वाले पहलू पे ही अध्ययन करते हैं, इसलिए इनकी आलोचना अमिताई एडजोनी ने भी की है। इसके अलावा और भी बहुत सारे विचारकों ने इनकी आलोचना की है। इनकी आलोचना एक एग्जाम में आदेश में आया था, हॉथॉर्न प्रभाव, एक शब्द आया था दोस्तों, हॉथॉर्न प्रभाव। हॉथॉर्न प्रभाव के रूप में भी इनकी आलोचना की जाती है। हॉथॉर्न प्रभाव क्या है दोस्तों? हॉथॉर्न प्रभाव, हॉथॉर्न इफेक्ट के नाम से भी इनकी आलोचना की जाती है। यानी जिस समय कर्मचारियों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे तो कर्मचारियों को ये पता था कि हमारे ऊपर जो टीम है, एल्टन मेयो उनकी टीम है, वो हम पर निगरानी रख रही है, तो एक्चुअल कार्य व्यवहार करने के बजाय कर्मचारियों ने विपरीत परिस्थितियों में अपनी क्षमता से ज़्यादा काम किया और उत्पादन को बढ़ा के रखा। यानी इन्होंने, जो कर्मचारी थे उनको ये पता था कि हम पर निगाह रखी जा रही है, इसलिए उन्होंने जो नॉर्मल स्थिति में काम किया जाता है, कार्य व्यवहार किया जाता है, वो नहीं किया, बल्कि इन्होंने एक छद्म आभासी कार्य व्यवहार किया था, यानी उत्पादन को बढ़ा के रखा था। इस बात को हॉथॉर्न प्रभाव के नाम से जाना जाता है। इस आलोचना को हम हॉथॉर्न प्रभाव के नाम से जानते हैं, यानी कि इनके निष्कर्षों में ज़्यादा दम नहीं है, यानी ये तार्किक या वैज्ञानिक या सार्वभौमिकता इनमें नहीं पाई जाती है, इसलिए इनकी आलोचना की जाती है। इस प्रकार दोस्तों, यहाँ पे मानव संबंध विचारधारा की बात कंप्लीट होती है। मानव संबंध विचारधारा का जन्म होता है, आप लोगों को याद होगा, शास्त्रीय विचारधारा में संगठन की औपचारिक संरचना पे बल दिया जाता है, इसको पुनः निर्माण करने पे बल दिया जाता है, संगठन के सार्वभौमिक सिद्धांतों की खोज पे बल दिया जाता है,
कर्मचारी को आर्थिक मनुष्य माना जाता है, एक दूसरे से अलग थलग कटा हुआ प्राणी माना जाता है, केवल सेल्फिश माना जाता है, यानी मानवीय अभिप्रेरणा को केवल आर्थिक कारकों तक या दंड तक सीमित किया जाता है। यहाँ पर पहली बात, संगठन को सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखा, कर्मचारियों को आपसी संबंधों से जुड़ा हुआ माना, आर्थिक मनुष्य अवधारणा का खंडन किया, मशीनी अवधारणा का खंडन किया, बंद व्यवस्था का खंडन किया, खुली व्यवस्था इसको माना, कर्मचारियों के व्यवहार पर फोकस किया, संरचना के बजाय कर्मचारियों के व्यवहार के आधार पर जो संगठन में कामकाज किया जाता है, कार्य प्रणाली या कार्य प्रक्रिया पर यहाँ पर फोकस किया गया। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ये बात स्पष्ट हो गई होगी। यहाँ पे आपका मानव संबंध विचारधारा की जो बात है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। कौन सी बात कंप्लीट होती है दोस्तों? मानव संबंध सिद्धांत या मानव संबंध उपागम जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम जो पढ़ेंगे दोस्तों वो अगला टॉपिक हमारा होगा कौन सा? व्यवहारवादी विचारधारा। कौन सा? व्यवहारवादी उपागम। तो ये महत्वपूर्ण उपागम है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। व्यवहारवादी उपागम की चर्चा दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ नेक्स्ट क्लास में जाने से पहले और आज की क्लास को समाप्त करने से पहले इस मानव संबंध उपागम पे बनने वाले जो क्वेश्चन हैं उनकी चर्चा करें। तो मानव संबंध उपागम पे बनने वाले पहला क्वेश्चन तो क्लिनिकल मेथड, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। क्लिनिकल मेथड से क्या तात्पर्य है? क्लिनिकल मेथड, इसको क्लिनिकल मेथड को रोग जांच अध्ययन पद्धति भी कहते हैं। रोग जांच अध्ययन पद्धति, रोग जांच अध्ययन पद्धति के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसे चिकित्सकीय पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। 5 नंबर में या 2 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका आंसर मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है हॉथॉर्न प्रयोग से क्या तात्पर्य है? तो एल्टन म्यूरोस के साथियों ने वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के हॉथॉर्न संयंत्र में विभिन्न प्रयोग किए जिनके आधार पर मानव संबंध विचारधारा का जन्म हुआ। इन प्रयोगों को जो हॉथॉर्न नामक कस्बे में किए गए थे, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के अंदर, हॉथॉर्न प्रयोगों के नाम से जाना जाता है, जिसमें ग्रेट एलिमिनेशन एक्सपेरिमेंट, महान प्रकाश प्रयोग, रिले असेंबली प्रयोग, व्यापक साक्षात्कार और बैंक वायरिंग प्रयोग आदि किए गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप मानव संबंध विचारधारा का जन्म हुआ। ये सारी बातें आपको लिखनी है। जैसा क्वेश्चन है, जितनी शब्द सीमा है उसके अकॉर्डिंग आपको उसका जवाब देना है। हॉथॉर्न प्रयोग से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन एक जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है, एग्जाम में एक बार आरएस में पूछा गया ऑप्शनल के अंदर, वो है हॉथॉर्न प्रभाव। हॉथॉर्न पूछा गया था, हॉथॉर्न प्रभाव, और लोग लिख के आ गए हॉथॉर्न प्रयोग। तो हॉथॉर्न प्रयोग तो अलग चीज है, हॉथॉर्न प्रभाव अलग चीज है। हॉथॉर्न प्रभाव जो है ये हॉथॉर्न प्रयोगों के जो निष्कर्ष आए उनकी आलोचना है। उनकी आलोचना है, मानव संबंध विचारधारा की क्या है? आलोचना है। जो मैंने अभी हाल ही में बताया कि कर्मचारियों के द्वारा एक्चुअल यानी वास्तविक कार्य व्यवहार न करके आभासी कार्य व्यवहार करना, जिससे जो निष्कर्ष थे उनमें सत्यता या वास्तविकता का अभाव था, इसी को हॉथॉर्न प्रभाव के नाम से जाना जाता है। तो ये आप चर्चा कर सकते हैं। यहाँ पर आप अनौपचारिक संगठन के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनौपचारिक संगठन से क्या तात्पर्य है, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। प्रथम जांच या प्रथम फर्स्ट इंक्वायरी के क्या तात्पर्य है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो अनौपचारिक संगठन का मतलब क्या हुआ कि कर्मचारियों के मध्य आपस में कार्य करते समय अनौपचारिक संबंधों के आधार पे जो अनौपचारिक समूह बन जाते हैं और अनौपचारिक समूह अपने अनौपचारिक मानदंड स्थापित कर लेते हैं, उनके अनुसार सभी अनौपचारिक समूह के सदस्य कार्य करते हैं, कार्य व्यवहार दर्शाते हैं। ऐसे समूहों को जो औपचारिक संगठन की सफलता असफलता का निर्धारण करते हैं, उन्हीं को अनौपचारिक संगठन कहते हैं। और ये अनौपचारिक संगठनों का कोई लिखित नियम कानून नहीं होते, इनकी प्रथाओं, परंपराओं, मान्यताओं के आधार पर काम किए जाते हैं। अनौपचारिक नेता होता है, अनौपचारिक विधियां होती हैं काम करने की। ये सारी बातें क्वेश्चन की डिमांड पे डिपेंड करता है कि कितने शब्दों में आंसर चाहा है,
उसी के हिसाब से आपको जवाब देना है। इसी तरीके से कोई भी एक्सपेरिमेंट, व्यापक साक्षात्कार, बैंक वायरिंग प्रयोग, किसी के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं व्यवहारवादी विचारधारा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए और क्लासेस को कंटिन्यू देखते रहिए। थैंक यू दोस्तों।